चर्चा किसके बारे में हुई थी? नेचर ऑफ द लाइट के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन हो गई थी। नेचर ऑफ द लाइट की, ये जो लाइट है इसका कौन सा नेचर है, यानी कि ये किस चीज की बनी है, क्या ये पार्टिकल नेचर की है या ये वेव नेचर की है। तो उसके बाद क्या हमने देखा कि बहुत सारी थेरीज आई थी। बहुत सारी थेरीज ने एक्सप्लेन किया था कि जो लाइट है ये बनी होती है पार्टिकल्स की, और बहुत सारी थेरीज ऐसी भी आई थी जिन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ये बनी है वेव नेचर की। और उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम लेविस de Broglie था। बताया था आपको उस टाइम पे 1924 में लेविस de Broglie ने एक थेरी दे दी थी जिसने क्या बोला कि जो लाइट है इट्स मेड अप ऑफ बोथ नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। यानी कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो बोल रहे थे कि ये पार्टिकल नेचर की है और आधे बोल रहे थे ये वेव नेचर की है। और तब एक बहुत कंट्राडिक्शन बीच में आ गई थी कि आप इसको पार्टिकल माने कि इसको वेव माने। फिर लेविस de Broglie आया था 1924 में, उसने बोला कि आप इसको ट्रीट कर सकते हो, यानी कि जो लाइट है ये पार्टिकल नेचर की भी है और वेव नेचर की भी है। तो फिर उसने एक फॉर्मूला दे दी थी हमको कि ये इसने कैसे एक्सप्लेन करा था इसको कि ये वेव नेचर की भी है और पार्टिकल नेचर की भी है। उसने एक फॉर्मूला दी थी, दैट्स लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। यानी कि ये लैम्डा क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ एंड p इज इक्वल टू मोमेंटम। क्या है, p is equal to momentum. This h is Planck's constant. This h is Planck's constant and its value is 6.63, या किसी जगह 4 लिखते हैं, into 10 raised power minus 34 जूल सेकंड। यानी कि क्या de Broglie ने क्या बोला उस टाइम पे, de Broglie ने बोला कि ये जो लाइट है इट्स मेड अप ऑफ बोथ पार्टिकल्स एज वेल एज वेव्स। तो उसके बाद उसने एक फॉर्मूला दे दी थी, उसने एक्सप्लेन करा था कि ये जो पार्टिकल और वेव है ये आपस में इन रिलेशन है, यानी कि एक पार्टिकल यानी कि लाइट जो है ये वेव की भी बनी है और पार्टिकल की भी बनी है। तो उसने ये हमारे पास एक रिलेशन दे दी थी जिसको नाम दिया था उसने लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, यानी कि दिस वाज द रिलेशन जो उसने लाइट के लिए एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद मैटर वेव्स का कंसेप्ट भी उसने दिया। बाद में लेविस de Broglie ने बोला कि ये जो फॉर्मूला है इट्स नॉट ओनली वैलिड फॉर द नेचर ऑफ लाइट, इट्स वैलिड एज वेल एज फॉर द मैटर, और उसी का नाम दिया गया था मैटर वेव्स। और क्या बोला था उसने कि जो भी मैटर है वो भी एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म में, यानी कि हर कोई मैटर जो है, यानी कि मैटर वेव्स का नाम उसने दिया था, मैटर के साथ एसोसिएटेड होती है वेव्स। यानी कि मैटर एक पार्टिकल नेचर का हमें दिख रहा है लेकिन उसके साथ भी वेव्स एसोसिएटेड होती है, यानी कि उसका भी डबल नेचर उसने एक्सप्लेन किया था। और वही हम देखेंगे मैटर वेव्स क्या है, इसी फॉर्मूला के थ्रू हम उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। और याद रखिएगा कि यहां पे जब इसने दिया था लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, उस टाइम पे उस मोमेंटम को लेविस de Broglie ने mb खोल के नहीं रखा, उसने बस इतना बोला कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। उसने क्यों वहां पे इसको एक्सप्लेन नहीं किया, उसने वहां पे क्यों इसको mb साथ नहीं दिया, याद रखोगे क्योंकि जो फोटोन का रेस्ट मास होता है वो 0 के बराबर होता है, इसीलिए उसने यहां पे उसको खोल के इक्वेशन को नहीं रखा, उसने खाली यहां पे p लिखा सो दैट वो एक्सप्लेन कर पाए पार्टिकल और वेव नेचर किसका, एक लाइट का। इसीलिए उसने खाली एक इक्वेशन यहां पे दी। लेकिन उसके बाद जब हम सीख चुके हैं कि जो मोमेंटम है वो होता है बराबर मास इनटू वेलोसिटी, हम इसमें पुट कर सकते हैं और हमें de Broglie's मैटर वेव्स का रिजल्ट समझ आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। सवाल है अब आपने mv क्यों लिखा, वहां पे तो आपने जब वो नेचर ऑफ लाइट की डिस्कशन कर रहे थे वहां पे तो उसने खोल के mv नहीं लिखा था, यहां पे क्यों लिखा उसने, क्योंकि यहाँ पे मैटर की बात हो रही है, जिस मैटर की हम बात कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ मास होगा, और इसीलिए उसने यहाँ पे क्या रखा, इसीलिए उसने एक्सपैंड करके इस फॉर्मूला को रखा। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर द मैटर वेव्स, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। इसी पे हम देखेंगे कि क्या चीज है, कि मैटर वेव्स का कंसेप्ट क्या है, वो सारा हम इसी फॉर्मूला से डिराइव करेंगे। देखो एग्जांपल 1 से इसको डिराइव करेंगे पहले, कि देखेंगे क्यों उसने वहां पे बोला कि जो पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, फिर हम क्यों एक चीज के लिए वेव नेचर से डिफाइन करते हैं, क्यों एक चीज के लिए हम पर्टिकुलरली पार्टिकल नेचर से डिफाइन करते हैं, वही देखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल ये है, इसका मास जो है 1 kg है एंड इट्स मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। क्या है, मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मास 1 kg है और ये दौड़ रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो हमें बताया जा रहा है कि आप इसकी कैलकुलेट करो वेवलेंथ। किसकी कैलकुलेट करो आप, वेवलेंथ। आप इस 1 kg पार्टिकल की आप वेवलेंथ कैलकुलेट करके दे दीजिए। और ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ये चल रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अगर मैं उसको यहां पे पुट करूंगा तो लैम्डा मुझे निकालना है, यो है बराबर h अपॉन mv।
तो मैं यहाँ पे h का वैल्यू दूं वो है 6.63 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34। अगर मैं यहाँ पे लिखूं लेमडा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34 जूल सेकंड है इसका यूनिट, डिवाइडेड बाई मास ऑफ द पार्टिकल क्या है वो है 1 इंटू वेलोसिटी क्या है वो है 10 मीटर पर सेकंड। तो इस इक्वेशन को आगे जाके हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.63 इंटू 10 रेज पावर माइनस 35। क्यों आया ये? क्योंकि ये जो 10 था ये मैंने जब ऊपर लिया ये ऊपर बन के 10 रेज पावर माइनस 1 बना, वो इसके साथ जुड़ के 10 रेज पावर माइनस 35 बना। और हमने क्या देखा कि जो वेवलेंथ है ये प्लैंक लेंथ में आ गई, ये वेवलेंथ यानी कि बहुत छोटी, जिसको मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। और हमने क्या देखा कि एक पार्टिकल जिसका मास होगा 1 केजी और उसके साथ एसोसिएट होती है वेवलेंथ, कौन सी वेव कितनी होती है 6.63 इंटू 10 रेज पर माइनस 35। क्या चीज आपको यहां से समझ आया? क्या आपके लिए एक केजी पार्टिकल बोलना पॉसिबल है, या आप बताओगे कि एक पार्टिकल आप बोलोगे कोई चीज है जिसकी वेवलेंथ 6.63 इंटू 10 रेज पावर माइनस 35 है? कौन सी चीज आप बोल पाओगे? कॉमन सेंस यूज करके हम बताएंगे कि पार्टिकल जिसका मास 1 केजी है। हम कभी नहीं बोलेंगे कोई चीज जिसकी वेवलेंथ 6.63 इंटू 10 रेज पावर माइनस 35। यानी कि ये जो 1 केजी है ये पार्टिकल है और इसके साथ एसोसिएट वेव भी है, लेकिन वेव का कैरेक्टर इतना छोटा है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और वही इस इक्वेशन से उसने डिराइव किया था कि हर एक मैटर के साथ एसोसिएटेड होती है वेव, और उस वेव का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत कम होता है, या किसी जगह इसी वेव का ज्यादा मैग्नीट्यूड आ रहा है, उस टाइम पे हम उसी चीज को कंसीडरेशन में ले रहे हैं, उस टाइम हम पार्टिकल नेचर की डिस्कशन नहीं कर रहे। मैं फिर से बताऊंगा क्या हुआ। 1 केजी ऑफ पार्टिकल को हमने एक्सेलरेट या वेलोसिटी दे दी, वो 10 मीटर पर सेकंड से चलने लगा, और हमें बताया गया था कि आप उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करो। और हमारे पास जो फॉर्मेट था हमने उसी में इक्वेशन को इसको पुट करके इक्वेशन में डाला, और हमने क्या देखा कि h का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी था 6.63 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई मास है 1 के बराबर और वेलोसिटी है 10 के बराबर। जब इस 10 को मैंने ऊपर लिया ये नेगेटिव में इसके साथ आके एडिशन में आ गया, और ये क्या बन गया 10 रेज़ पावर माइनस 35। प्लैंक लेंथ की बात हो रही है, बहुत छोटी यहाँ पे वेवलेंथ हमें देखने को रही है, तो हमारे लिए पॉसिबल था। हमारे लिए क्या बन रहा है कि कॉमन सेंस में हम क्या बोल पाए, हमने किसको प्रेफरेंस दे दी वहां पे, पार्टिकल नेचर को प्रेफरेंस दे दी। क्यों दी पार्टिकल नेचर को प्रेफरेंस? क्योंकि वो वहां पे जो क्वांटिटी में था वो एक अच्छा अमाउंट था और वेवलेंथ बहुत कम में है, और वही बोला था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। जहां पे वेवलेंथ ज्यादा होगी वहां पे मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कम होगा, यानी कि वहां पे पार्टिकल नेचर बहुत कम होगा, वहां पे वेव नेचर ज्यादा होगा। अब अगर वेव नेचर ही कम होगा पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा, दिस इज द कंडीशन। 1 केजी बोलना हमारे लिए अच्छा है इंस्टेड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 6.6। किन चीजों के लिए फिर हम डिफाइन करेंगे कि वेव कैरेक्टर किसका कितना है, और वही देखेंगे। अगर हमारे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, किसकी बात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक पार्टिकल है और हमने इसको वेलोसिटी से भगाया, 10 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी अभी है 10 मीटर है, 10 मीटर पर सेकंड है। अगर हम देखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, फिर से यही फॉर्मूला मिलेगी, क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन का मास वो किसके बराबर होता है 9.1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 31 किलोग्राम के बराबर होता है। और जो ही मैं इसमें इसको पुट करूंगा तो मुझे बनेगा 6.63 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 9.1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 31 इंटू 10 रेज पावर इंटू 10, क्योंकि 10 क्या है 10 इसकी वेलोसिटी है। तो जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा मैं इसको ऊपर लिखूंगा, वो बनेगा 6.63 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 31। यहाँ पे प्लस है, मैं उसको लिख सकता हूँ 30 के ही बराबर, क्योंकि ये प्लस में है और जब ये इसके साथ एडिशन में आ जाएगा ये बनेगा माइनस 30 के बराबर। और जब मैं इस माइनस 30 को ऊपर लेके जाऊंगा ये प्लस में आ जाएगा, मैं लिख सकता हूँ 6.63 इंटू 10 रेज्ड पावर इंटू 10 रेज पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9.1। तो हमें क्या यहाँ पे देखने को मिला, कौन सी चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली कि जब हमने यहाँ पे क्या देखा, इलेक्ट्रॉन को कहां से भगाया 10 मीटर वेलोसिटी से, हमने जब इसको चलना देखा और हमने क्या इसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करना चाहा, और हमने फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट किए, हमें वेवलेंथ किसके बराबर आ रही है 6.63 इंटू 10 टू द पावर 10 रेज़ पावर माइनस 4 डिवाइड बाई 9.1। तो लेकिन इसका जो मास है किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो तो एक बहुत कम अमाउंट आ रहा है। कितना आ रहा है 9.1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 31 के बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है माइनस 31
के बराबर आ रहा है इसका मास, और इसका जो वेव कैरेक्टर है वो पार्टिकल कैरेक्टर से ज्यादा आ रहा है। आप देखिए इसका पार्टिकल कैरेक्टर ये है और वेव कैरेक्टर ये है, और ज्यादा कौन आ रहा है? ज्यादा तो वेव नेचर ही आ रहा है, कम कौन आ रहा है? पार्टिकल नेचर। तो इसीलिए आप इलेक्ट्रॉन को मान सकते हो कि ये क्या है? वेव नेचर इसका ज्यादा है, इसका पार्टिकल नेचर कम है। तो हमने इस एग्जांपल से भी इसको देखा। de Broglie's मैटर वेव्स का कंसेप्ट यही है कि आपने एक पार्टिकल को पहले 10 मीटर पर सेकंड से भगाया और आपने उसकी जब वेवलेंथ देखी वो बहुत कम आई इंस्टेड ऑफ पार्टिकल नेचर, तो आपने माना कि ये जो 1 kg वाला पार्टिकल है इसको हम वेव नहीं मानेंगे, हालांकि इसके साथ वेव एसोसिएटेड होती है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। उसी के बाद हम जब ने इलेक्ट्रॉन की बात की, इलेक्ट्रॉन का मास हमें बहुत देखने को मिला, लेकिन उसकी जो वेवलेंथ, इसका जो मास था वो बहुत कम हमें देखने को मिला, क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू है। उसके बाद जब हमने इसकी वेवलेंथ निकाली, हमने इसको भगाया 10 मीटर पर सेकंड से, और इसका जो लेमडा का मैग्नीट्यूड आया वो एक अच्छा अमाउंट आया। तो हमने क्या सोचा कि यहाँ पे वेव कैरेक्टर ही डोमिनेट कर रहा है। किसको डोमिनेट कर रहा है? पार्टिकल नेचर को डोमिनेट कर रहा है। तो हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू पार्टिकल नेचर, क्योंकि पार्टिकल यानी कि इसका मास जो है वो बहुत कम है, और इसीलिए हमने इसको वहां पे क्या बोला, इसकी लेमडा किसके बराबर आ रहा है? इसके लेमडा एक अच्छा मैग्नीट्यूड आ रहा है। इसीलिए हमने उसको बोला कि यही कंसेप्ट है मैटर वेव्स का, कि कैसे एक पार्टिकल के साथ वेव भी एसोसिएटेड होती है, और जहां पे वेव का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वहां पे पार्टिकल को मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा। और इसी को आगे लेके जाएंगे, फॉर्मूलाज को डिराइव करते जाएंगे, क्योंकि de Broglie's के फॉर्मेट्स बहुत सारे बनते हैं। हम जब देखेंगे लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, मैं फिर से लिखूंगा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी के बराबर। और लेकिन हमने एक जगह पे एक इक्वेशन पढ़ी है कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है बराबर मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। वो मैं लिख सकता हूं मोमेंटम स्क्वायर बनेगा मुझे 2me के बराबर, और जब मैं मोमेंटम का स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ से स्क्वायर रूट चढ़ेगा, मैं लिख सकता हूँ मोमेंटम आया मुझे इसके बराबर। और जब मैं यही वैल्यू वहां पे पुट करूंगा तो ये बनेगा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2me। ये और एक फॉर्मेट है किसका? de Broglie's वेवलेंथ, de Broglie's इक्वेशन का और एक फॉर्मेट है। कौन सा है? लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2me। समझ आई बात? और ये है इसका दूसरा कैरेक्टर, ये है उसकी दूसरी फॉर्मेट। और आगे जाएंगे और एक इक्वेशन डिराइव करते जाएंगे कि मैं आपको यहां से समझाऊंगा कि यहां पे अगर हमारे पास एक सरफेस, ये है एक प्लेट, एक दूसरा प्लेट है, और हमने क्या किया, ये नेगेटिवली चार्जड है, ये पॉजिटिवली चार्जड है, यहां पे इलेक्ट्रॉन था, अभी न्यूट्रल था, हमने कुछ किया नहीं। उसके बाद जब हमने पोटेंशियल स्टार्ट किया देना, यहां से 0 और ये v, मुझे बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन यहां से थी, और फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा E टाइम्स E, क्योंकि फोर्स यहां की ओर लगेगा। जब हमने पोटेंशियल यहां पे अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन कहां कोशिश करेगा जाने की? पॉजिटिव चार्ज की ओर। यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर है और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 के बराबर है। जो ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलने लगा, इस प्लेट के पास पहुंच गया, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ mv स्क्वायर, और उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी अभी आएगी वो आएगी EV के बराबर। किसके बराबर आएगी? वो आएगी EV के बराबर। ये कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। और ये कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। हमने क्या देखा कि ये जब यहाँ पे रेस्ट पे था, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं थी, और इसकी क्या थी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं थी। उसके बाद जब हमने इसको पोटेंशियल दिया, हमने जब देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ की ओर थी, और फोर्स इस पार्टिकल पे लग रहा था E टाइम्स E, और कहाँ की ओर लग रहा था? यहाँ की ओर लग रहा था। और हमने क्या देखा कि यहाँ आपके इसकी क्या काइनेटिक एनर्जी बनी हाफ ऑफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी बनी EV, और ये EV क्या है? ये पोटेंशियल है। और पोटेंशियल किस डायरेक्शन में लग रहा है? यहाँ की ओर लग रहा है, क्योंकि 0 है और यहाँ ये है v। तो हमने क्या देखा, हमने यहां से क्या देखा कि इस इलेक्ट्रॉन को वहां जाना था, हमने क्या देखा, हमने जो पोटेंशियल यहां पे अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन यहां आया, इसको यहां पे काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर के बराबर आई, और इसको क्या आया? इसको पोटेंशियल एनर्जी EV के बराबर आई। अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी ऑन द लेफ्ट साइड इज 0, पोटेंशियल एनर्जी ऑन लेफ्ट साइड इज 0, और राइट हैंड साइड में जो हमें एनर्जी आ रही है हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस EV, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। और जब मैं इसको लिखूंगा हाफ ऑफ mv स्क्वायर बनेगा मुझे बराबर EV के बराबर। और मुझे एक फॉर्मूला पता है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me। ये जो E है ये एनर्जी ही है, तो एनर्जी के बदले यहां पे मैं ये वैल्यू डाल सकता हूं, तो मुझे फॉर्मेट बनेगा h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m
ev के बराबर, किसके बराबर, 2m ev के बराबर। और ये क्या है, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पोटेंशियल है, ये हमें नहीं पता है, और इसका वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट इसका भी पता है, और इसको कैलकुलेट करके हमें आया √50 डिवाइडेड बाई इसका अपना आया v, और ये आया एंगस्ट्रॉम्स में। जब हमने इसको और सिंप्लीफाई किया तो लैम्डा हमें बना बराबर 12.27 डिवाइडेड बाई √v इन एंगस्ट्रॉम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लास्ट पे फिर एक और एक्सपेरिमेंट इस पे किया गया था, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं, वहां से रिलेशन, वहां से करेक्ट वैल्यू इसका लैम्डा का यही आया। ये डे ब्रोगलीज वेव इक्वेशंस थी, और यही आपको याद रखनी है। क्या हमने सीखा आज कि हर एक पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती है वेव, और कभी एक वेव का नेचर, कभी एक वेव का जो मैग्नीट्यूड हमें देखने को मिलता है वो बहुत कम आता है किसी जगह, और हम उस टाइम पे क्या पार्टिकल नेचर को ही प्रेफरेंस देते हैं, या किसी जगह हमें वेव नेचर का ही कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलता है, वहां पे पार्टिकल नेचर को बहुत कम प्रेफरेंस हम देते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम इंशाल्लाह इस पे स्टार्ट करेंगे फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, और उसके बाद हम देखेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसके बाद श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। बस इतना ही बच गया।